हेलो। सो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम आर्गुमेंट को समझा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उस पर बेस्ड। सॉल्व आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस थ्री आयोटा इज इक्वल टू पाई बाय थ्री। आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस टू आयोटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस टू आयोटा इज इक्वल टू पाई बाय थ्री एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस वन माइनस आयोटा इज इक्वल टू फाइव पाई बाय सिक्स। तो इसको सॉल्व करना है। अब इसमें देखो आर्गुमेंट बहुत कंफ्यूजिंग होता है, वो मिस्टेक कराता है। तो अभी क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस टू आयोटा इक्वल टू पाई बाय थ्री है। अगर मैं इसको डिटेल में जाऊँ तो जेड माइनस टू आयोटा का मतलब हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस टू आयोटा। तो इसका रियल पार्ट होगा एक्स, इमेजिनरी पार्ट होगा वाई माइनस टू। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, वाई माइनस टू अपॉन एक्स। तो थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई माइनस टू अपॉन एक्स। तो कैसा लगता है ना कि अब ये थीटा क्या दे रखा है, पाई बाय थ्री दे रखा है। तो टेन इनवर्स वाई माइनस टू अपॉन एक्स इज इक्वल टू पाई बाय थ्री। तो वाई माइनस टू अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन पाई बाय थ्री। वाई माइनस टू अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री। तो ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स प्लस टू। तो वाई इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स प्लस टू। तो ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। और जब मैं इसको प्लॉट करूँगा, तो जब मैं इसको प्लॉट करूँगा y इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स प्लस टू, तो y इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स प्लस टू, पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो जब मैं इसको प्लॉट करूँगा तो ऐसी लाइन कुछ दिखाई देगी, पर ये गलत है। ये गलत क्यों है, ये गलत इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने, अब मैं अगर जीरो कॉमा टू से ये पास हो रही है, तो जीरो कॉमा टू अगर मैंने ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो प्लस टू आयोटा, तो उस समय आर्गूमेंट ऑफ जेड माइनस टू आयोटा क्या बनेगा, आर्गूमेंट ऑफ जीरो। पर आर्गूमेंट ऑफ जीरो तो पाई बाय थ्री हो ही नहीं सकता, वो तो नॉट डिफाइंड होना चाहिए था। तो ये पॉइंट कैसे आ गया। एक दूसरी गलती, इसके पीछे के पॉइंट्स अगर देखोगे तो एक्स एक्सेस के साथ वो एंगल पाई बाय थ्री नहीं बना रहे, तो ये गलत इंटरप्रिटेशन आ रहा है। तो फिर सही क्या है, तो इसलिए ये फार्मूला बहुत रिस्की है, जो टेन इनवर्स वाला जो फार्मूला है, इट्स वेरी रिस्की। इसका पीछे रीज़न है, पहला रीज़न ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ही चेक कर सकता है। दूसरा रीज़न, ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी निकाल के दे देता है जिसका आर्गूमेंट पाई बाय थ्री नहीं है, वो आर्गूमेंट नहीं है। तो फिर अपन क्या करेंगे, जो बेसिक से अपन सीखा था कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ज़ीरो कॉमा टू से एक रे निकल रही है, एक रे निकल रही है मेकिंग एन एंगल पाई बाय थ्री। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये एक रे है जो कि ज़ीरो कॉमा टू से निकल रही है पाई बाय थ्री एंगल पर। अब ये दूसरे वाले को समझते हैं। तो जेड माइनस वन प्लस आयोटा, नहीं जेड माइनस माइनस वन प्लस आयोटा, तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस आयोटा, यानी माइनस वन कॉमा ज़ीरो। तो माइनस वन कॉमा ज़ीरो से, माइनस वन कॉमा ज़ीरो से नहीं माइनस वन कॉमा ज़ीरो नहीं है, माइनस वन कॉमा वन। तो माइनस वन कॉमा वन से एक रे निकल रही है, और वो कितना एंगल बना रही है, फाइव पाई बाय सिक्स। तो वो बना रही है फाइव पाई बाय सिक्स। तो सॉल्यूशन का मतलब है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, मतलब वो पॉइंट जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पर ये दोनों तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे। ये दोनों रे एक ज़ीरो कॉमा टू से निकल रही है और एक माइनस वन कॉमा वन से निकल रही है, पर दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। इसका मतलब है ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर सके। तो ऐसा कोई पॉइंट या ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर सके। नेक्स्ट है फोर्थ डेफिनेशन। तो फोर्थ डेफिनेशन, तो फर्स्ट अपन ने देखी थी मॉडुलस, सेकंड देखा कॉन्जुगेट, थर्ड अपन ने देखा आर्गुमेंट, फोर्थ है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट जैसा ही है, लेकिन इस पर कुछ कंस्ट्रेंट है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट है। तुम ऐसा बोल सकते हो कि सारे एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट है, पर सारे आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड नहीं है। तो होता क्या है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट होता है, लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट।
आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो एक एंगल इधर से भी बनेगा और एक एंगल इधर से बनेगा, तो लीस्ट कौन सा होगा, ये वाला। सपोज अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो उसको ओरिजिन से ज्वाइन किया, एक एंगल ये भी बनेगा और एक एंगल ये भी बनेगा, तो लीस्ट कौन सा है, ये वाला। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज में ही छोटा मिलेगा, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में, तो एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लीस्ट मिलेगा। तो इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो सकती है। सो एम्पलीट्यूड विल बी एम्पलीट्यूड ऑफ जेड लेस देन एंड ग्रेटर देन। तो देखो ना, तो ये क्या क्या हो सकता है, 0, π/2, 5π/6, पाई तक जा सकता है। और पीछे अगर देखें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0, -π/2, -3π/4, -π, तो ये -π तक जा रहा है। नेक्स्ट, लेकिन एक और ये भी डिसीजन लेना है कि कभी नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी तो आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी, तो कभी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी तो आएगा, उसका क्या, कभी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी तो आएगा, तो उस समय पाई भी हो सकता है और -π भी हो सकता है। लेकिन एम्पलीट्यूड की खास बात क्या होती है, ये यूनिक वैल्यू होता है, सिर्फ एक ही एंगल देगा। आर्गुमेंट जबकि ऐसा नहीं है, आर्गुमेंट दोनों दे सकता है। तो आर्गुमेंट इसका π/4 भी दे सकता है और -7π/4 भी दे सकता है, लेकिन एम्पलीट्यूड यूनिक वैल्यू देता है, तो अपने को एक ही वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी, तो या तो -π या π। तो प्रिंसिपली इन्होंने सेलेक्ट किया π। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड होता है ग्रेटर देन -π एंड लेस देन इक्वल टू π। तो ये रेंज है। नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड निकालते कैसे हैं, तो कभी भी बस ये हमने आर्गुमेंट पे कुछ हद तक किया भी है। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स mod y अपॉन mod x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स mod y अपॉन mod x। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा ही एम्पलीट्यूड है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस थीटा एम्पलीट्यूड है, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस थीटा एम्पलीट्यूड है, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस पाई प्लस थीटा एम्पलीट्यूड है। तो वो आर्गुमेंट में जो हमने कवर किया था ना कि इस तरह से एंगल निकाल लो और +2n π कर दो, तो वो एम्पलीट्यूड आ जाएगा, आर्गुमेंट आ जाएगा। तो इस पर +2n π कर दो तो वो आर्गुमेंट आ जाएगा। तो एक्चुअली ऑल एम्पलीट्यूड्स आर आर्गुमेंट। तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो क्या एम्पलीट्यूड कभी ना कभी एक आर्गुमेंट होता है, एम्पलीट्यूड कभी ना कभी एक आर्गुमेंट होता है। तो उस पर 2n π ऐड कर दो तो वो आर्गुमेंट आ जाएगा। तो आर्गुमेंट क्या होगा, एम्पलीट्यूड का +2n π। तो ये जो चारों दे रखे हैं ये सब एम्पलीट्यूड है, इस पर +2n π कर दो तो वो आर्गुमेंट हो जाएगा। तो फिर से देख लो एक बार कैसे निकालेंगे। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स mod y अपॉन mod x एंड तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा ही एम्पलीट्यूड है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस थीटा एम्पलीट्यूड है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस थीटा एम्पलीट्यूड है, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो -π प्लस थीटा एम्पलीट्यूड है। और इन एम्पलीट्यूड में +2n π कर दो तो वो आर्गुमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे तो मुझे फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड ऑफ 1 + आयोटा। तो देखो ना, तो एम्पलीट्यूड ऑफ 1 + आयोटा, एम्पलीट्यूड ऑफ 1 - आयोटा, एम्पलीट्यूड ऑफ -1 - आयोटा और एम्पलीट्यूड ऑफ -1 + आयोटा। तो देखा जाए तो सबका tan इनवर्स mod y अपॉन mod x यानी π/4। तो देखो 1 + आयोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा ही एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो थीटा कितना है, π/4। तो 1 + आयोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा पी/4। 1 - आयोटा जो है 1 - आयोटा 1 - आयोटा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस थीटा, तो -π/4। -1 - आयोटा थर्ड क्वाड्रेंट में यानी -π प्लस थीटा, तो -π प्लस π/4 विच इज़ -3π/4। और -1 + आयोटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, तो ये पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा, थीटा इस समय π/4 है तो ये हो जाएगा 3π/4। अब इस पर 2n π ऐड कर दो तो वो आर्गुमेंट हो जाएगा। अगर इस पर 2n π ऐड कर दिया
तो अगर इसमें 2n पाई ऐड कर दिया तो दे आर आर्गुमेंट। बस एम्पलीट्यूड का क्या होता है कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो लेस देन इक्वल टू पाई और ग्रेटर देन माइनस पाई होता है। तो दिस इज द रेंज ऑफ द एम्पलीट्यूड।